नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से बढ़ा टकराव। अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में उतारी सेना, समुद्र में खलबली। खबर में आगे जिक्र होगा कि एलएसी पर दोबारा डोकलाम दोहराया जाएगा। भारत चीन की बैठक में दो टूक जवाब मिला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में ही है मसूद अजहर। एक बार फिर सामने आया पाकिस्तान का झूठ, भारत ने की कार्रवाई की मांग। आगे आपको बताएंगे कि गंगा स्नान पूजन से पीएम मोदी करेंगे महाकुंभ 2025 की शुरुआत। संगम तट पर बनी खास जेटी। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अमित शाह का दावा, 2014 के बाद गरीबी से बाहर आए 25 करोड़ लोग, पीएम ने लक्ष्य को हकीकत में बदला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीन से बढ़ा टकराव। अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में उतारी सेना, जिसके बाद समुद्र में मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ अमेरिका, जापान और फिलीपींस का टकराव और भी बढ़ गया है। लगातार बढ़ते तनाव के मद्देनजर शुक्रवार को अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर एक टोही विमान तैनात कर दिया, जबकि जापान और फिलीपींस ने नौसेना के जहाज भेज दिए। इससे समुद्र में खलबली मच गई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही मित्र देशों की सेनाओं ने फिलीपींस के गश्ती जहाजों, चीनी तटरक्षक जहाजों की कार्रवाई की निंदा की थी। अमेरिका हिंद प्रशांत कमान ने कहा कि फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मित्र देशों और सहयोगियों द्वारा नौवहन और ऊपर उड़ान की स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने तथा समुद्र एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए संयुक्त गश्त आयोजित की गई थी। फिलीपींस के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि गश्ती स्कारबोरो शोल से लगभग 40 समुद्री मील की दूरी पर आयोजित की गई थी, जो उत्तर पश्चिम फिलीपींस से दूर बीजिंग और मनीला के बीच विवाद वाला मछली पकड़ने का क्षेत्र है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से चीन ने बढ़ा दिया है टकराव, उसके बाद अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में सेना उतार दी है और खलबली मच चुकी है समुद्र में। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलएसी पर दोबारा डोकलाम दोहराया जाएगा। भारत चीन की बैठक में 2 टूक जवाब मिला। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को व्यापक रूप से हल करने के लिए अक्टूबर में हुए समझौते को लागू करते हुए सीमाओं पर स्थिति को और तनाव मुक्त बनाने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में वार्ता के एक दिन बाद ये बात कही। चीन और भारत ने नई दिल्ली में चीन भारत सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए बने वर्किंग सिस्टम की 32वीं बैठक की और दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखने तथा सीमा क्षेत्रों में स्थायी शांति और स्थिरता की रक्षा करने पर सहमति जताई गई। दोनों पक्षों ने सीमा से संबंधित मुद्दों पर किए गए समाधानों का सकारात्मक मूल्यांकन किया और सीमा की स्थिति को और तनाव मुक्त बनाने के लिए उपाय करते हुए उन्हें लगातार व्यापक एवं प्रभावी ढंग से लागू करने पर सहमत हुए। पूर्वी लद्दाख में 4 साल से अधिक समय पहले शुरू हुए सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच 21 अक्टूबर को हुए समझौते के बाद WMCC की ये पहली बैठक है। सैन्य टकराव की स्थिति ने दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में ही है मसूद अजहर। एक बार फिर सामने आया पाकिस्तान का झूठ, भारत ने की कार्रवाई की मांग। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने आ गया है। एक तरफ पाकिस्तान मसूद अजहर के पाकिस्तान में ना होने का दावा करता है। अब खबर आई है कि जैश-ए-मोहम्मद चीफ अजहर ने बहावलपुर में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद भारत ने मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यदि खबर सही है तो इससे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के मामले में पाकिस्तान का दोहरा रवैया उजागर हो गया है। बता दें, 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले अजहर को उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम मांग करते हैं कि मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उसके न्याय के कटघरे में उसे लाया जाए। पिछले महीने बहावलपुर में अजहर के एक जनसभा को संबोधित करने से जुड़ी खबरों के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने ये टिप्पणी की। जायसवाल ने पाकिस्तान के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि अजहर पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने कहा, अजहर के पाकिस्तान में होने के बात से इनकार किया जा रहा था। अगर खबर सही है तो इससे पाकिस्तान का दोहरा रवैया उजागर होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गंगा स्नान पूजन से पीएम मोदी करेंगे महाकुंभ 2025 की शुरुआत। संगम तट पर बनी खास जेटी। जी हाँ दोस्तों, यूपी के प्रयागराज
प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्नान से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के गंगा स्नान के लिए संगम तट पर बन रही जेटी के आगे जगह बनाई जा रही है। अगर पीएम ने 13 दिसंबर को गंगा स्नान की इच्छा व्यक्त की तो प्रयागराज प्रशासन इसके लिए तैयार है। महाकुंभ की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आने वाले हैं। इस बार प्रधानमंत्री गंगा पूजन कर महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करेंगे और इसके लिए संगम तट पर 50 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी जेटी बनाई जा रही है। इस जेटी की क्षमता एक बार 25 लोग के खड़े होने की है। हालांकि 12 अति विशिष्ट मेहमानों के लिए इसे तैयार किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुछ केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त, डीएम महाकुंभ होंगे। प्रधानमंत्री के साथ बैठने वालों की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय से तैयार होकर आएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह का दावा, 2014 के बाद गरीबी से बाहर आए 25 करोड़ लोग, पीएम ने लक्ष्य को हकीकत में बदला। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि 2014 से पहले की सरकारें कल्याणकारी राज्य के संवैधानिक मकसद को हासिल करने के लिए टुकड़ों में काम करती थी, लेकिन इस अवधारणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हकीकत में बदल दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस बात को समझा कि भारत की 60 करोड़ आबादी जब तक गरीब रहेगी तब तक देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अहमदाबाद में गुजरात लोक सेवा ट्रस्ट के वार्षिक कार्यक्रम में कहा कि एक सरकार अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। अगर ट्रस्ट, व्यक्ति और सेवा संगठनों को साथ लाया जाए तो हम जल्द ही इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने बताया कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह निष्कर्ष निकाला था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही संविधान का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ हर व्यक्ति का कल्याण, सम्मान, विकास और हर परिवार का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा से शुरू हुआ राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान, नड्डा बोले इससे मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से टीबी के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत हम कर रहे हैं। इसके लिए हमने उन जिलों पर ज़्यादा ध्यान देकर काम करेंगे जहां इससे जुड़े मामलों की संख्या का बोझ ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 100 दिनों तक चलाया जा रहा ये अभियान शुरू हो रहा है। भारत बहुआयामी तरीके से टीबी जैसी बीमारी से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आइए हम एक साथ मिलकर टीबी को खत्म करने में अपना योगदान दें। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इस टीबी मुक्त अभियान में 2018 सबसे ज़रूरी साल है, क्योंकि जब लोग फाइट अगेंस्ट टीबी कहते थे उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एंड टीबी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था। उस समय स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तत्परता के साथ इस लड़ाई को लड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सावधान, ठंड के बीच बिगड़ने जा रहा यूपी का मौसम, इन 2 दिनों तक होगी बारिश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में पड़ रही ठंड के बीच कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। 8 और 9 दिसंबर को पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में 2 दिनों तक बारिश होगी। ठंड में हो रही बारिश की वजह से लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है, जिसका असर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 8-11 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से भी दक्षिण में 10 से 13 दिसंबर तक झमाझम बारिश होगी। कम दबाव के क्षेत्र की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम और कई जगह भारी बारिश होगी। 10 से 13 दिसंबर तक ऐसा मौसम देखने को मिलेगा, जबकि तटीय तमिलनाडु में 12 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 11 और 12 दिसंबर को बरसात होने वाली है। वहीं केरल और माही में 11 से 13 दिसंबर को तेज बारिश देखने को मिलने वाली है। उत्तर भारत के मौसम में बात करें तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में 8 और 9 दिसंबर को बारिश होगी। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 9, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड में 8-10 दिसंबर तक घना कोहरा देखने को मिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन की फिर ताइवान को घेरने की कोशिश, समुद्री सीमा के पास 15 एयरक्राफ्ट नौसैनिक पोत भेजे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के 15 सैन्य एयरक्राफ्ट और 8 नौसैनिक पोत शनिवार को उसकी सीमा के पास देखे गए हैं। ताइवान की तरफ से कहा गया कि चीन के 4 आधिकारिक पोत भी इस दौरान निगरानी के लिए पहुंचे थे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक चीन के 15 एयरक्राफ्ट में से 11 ने
ताइवान जलडमरू मध्य में दोनों देशों के बीच पड़ने वाली सीमा को पार भी किया और ताइवान के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिम और पूर्वी हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र में पहुंच गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों की दिल्ली कूच के बीच मोदी सरकार का बड़ा बयान। एमएसपी को लेकर कृषि मंत्री ने बताया प्लान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उच्च सदन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याणकारी मंत्री चौहान ने प्रश्नकाल के दौरान किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये आश्वासन दिया। मंत्री ने यह आश्वासन उस दिन दिया जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च करने की योजना बना रहे हैं। चौहान ने सदन को बताया कि मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के इस कदम से चीन में बेचैनी, अब ड्रैगन को चुकानी होगी ज्यादा कीमत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। इस समय चीन दुनिया से अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की ओर से ज्यादा टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन भारत की ओर से आस लगाए देख रहा है और हालांकि चीन को अब भारत से भी बुरी खबर मिल रही है। ताजा मामला एंटी डंपिंग शुल्क से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार वित्त मंत्रालय ने चीन और वियतनाम से टेक्सचर्ड, टेम्पर्ड, कोटेड और अनकोटेड ग्लास के आयात पर एंटी ड्यूटी शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। इस शुल्क का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाना और सस्ते आयात के प्रभाव से घरेलू निर्माताओं को बचाना है। भारत सरकार की इस घोषणा के बाद शुक्रवार को बोरोसिल रिन्यूएबल्स के शेयरों में तेजी देखी गई। एंटी डंपिंग शुल्क 4 दिसंबर से शुरू होकर 6 महीने के लिए प्रभावी होगा। ये शुल्क सोलर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ग्लास प्रोडक्ट पर लागू होगा। इस ग्लास को मार्केट में सोलर ग्लास, सोलर फोटोवोल्टाइक ग्लास आदि नाम से भी जाना जाता है। दरअसल सरकार घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है क्योंकि केंद्र सरकार इस समय सोलर एनर्जी को लेकर काफ़ी एक्टिव है और इसे बढ़ावा देने पर लगी है। इस वजह से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान पर आरोप तय। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम समेत कई मंत्री होंगे गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के नेताओं पर रावलपिंडी में एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने 9 मई के मामले को लेकर आरोप तय कर दिए हैं। यह आरोप 2023 में जनरल हेडक्वार्टर पर 9 मई को हुए हमले के सिलसिले में लगाए गए हैं। यह हमला इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में भड़के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था। एटीसी जज अमजद अली शाह ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थापित एक स्थायी अदालत में जेएचक्यू हमले के मामले की सुनवाई की। पाकिस्तान की द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक उमर आयूब, शेख राशिद, सफ़ीक शेख राशिद, उमर आयूब, राजा बशारत समेत कई सारे 100 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों की दिल्ली कूच के बीच सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा के अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के अंबाला में 9 दिसंबर तक इंटरनेट बंद रहेगा। सरकार ने ये बड़ा फैसला हरियाणा में किसानों के आंदोलन और दिल्ली कूच को लेकर के मद्देनजर लिया है। एक आदेश में कहा गया है कि अंबाला में 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यह आदेश हरियाणा सरकार की ओर से जारी किया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब किसान संगठनों ने फिर से आंदोलन शुरू किया है। किसान चाहते हैं कि सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे। किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली मार्च कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सैनिक बलों की तैनाती की गई है। वाटर कैनन और आंसू गैस युक्त ड्रोन भी लगाए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने उन 101 किसानों के नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट जारी की है जो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में लाउड स्पीकर और डीजे पर सीएम योगी ने फिर से दिए ये आदेश। सुबह सुबह सड़कों पर उतरी पुलिस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मॉर्निंग में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लाउड स्पीकर से संबंधित नियमों को लेकर सीएम योगी ने
कार्रवाई करने को निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम योगी के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का यूपी के पुलिस अधिकारियों ने पालन किया है। लखनऊ में गुरुवार को पुलिस अफसरों ने सुबह क्षेत्रों में भ्रमण किया। राजधानी लखनऊ के सीनियर पुलिस अफसर निरीक्षण पर निकले। उन्होंने हजरतगंज महानगर पश्चिम क्षेत्र में पुलिस के साथ भ्रमण किया। सीपी अमरेंद्र कुमार सिंगर और सभी डीसीपी निरीक्षण पर निकले। सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को चेक किया गया और हाई स्पीड बाइकिंग के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। वहीं मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से भी संवाद किया गया है। यूपी सीएमओ की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया, धर्म स्थलों पर अथवा गीत संगीत के कार्यक्रमों में तय मानक से अधिक आवाज तथा निर्धारित समय के बाद लाउड स्पीकर डीजे ना बजे। कान फोड़ू स्वर वृद्धजन, रोगियों और स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए बड़ी समस्या है। पूर्व में इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई हुई थी। एक बार फिर इसका निरीक्षण करें। जहां स्थिति ठीक ना हो तत्काल लाउड स्पीकर उतारे जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद की बेंच पर नोटों की गड्डी मिलने पर संसद में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र फिर हंगामे और शोरगुल के बीच जारी हुआ। संसद में एक भूतपूर्व घटना हुई जिसने पूरे संसद में हड़कंप मचा दिया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि 5 दिसंबर को सीट नंबर 222 से कांग्रेस की बेंच से 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली। धनखड़ की इस बात को सुनकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। सभापति धनखड़ ने कहा कि यह सीट तेलंगाना से कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। यह बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। सभापति की बात सुनते ही विपक्षी सांसदों ने संसद में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से कहा कि जब तक मामले की जांच चल रही है और सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक आपको उस सीट पर मौजूद व्यक्ति का नाम नहीं बताना था, क्योंकि ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है। इस पर जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। ये सदन की गरिमा पर कुठारघात है। मुझे विश्वास है कि सही जांच होगी। विपक्ष को सद्बुद्धि रखनी चाहिए। आशा है विपक्ष भी निष्पक्ष जांच की मांग करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहले वाराणसी फिर ट्रेन से निरीक्षण करते प्रयागराज आएंगे रेल मंत्री। रेलवे ने तेज की इसकी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 8 दिसंबर को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज जाने के पहले वो वाराणसी जाएंगे। वहां सुबह 11:50 पर बनारस से विशेष ट्रेन से चलेंगे। दोपहर 1:20 पर झूसी स्टेशन तक वो विंडो ट्रेलिंग करते हुए पहुंचेंगे। प्रयागराज आगमन के बाद सबसे पहले उनका झूसी स्टेशन पर निरीक्षण कार्यक्रम है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत और चीन सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमत। विदेशी सचिव से मिला चीन का प्रतिनिधिमंडल। इन मुद्दों पर हुई बात। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ से बनी स्थिति के समाधान के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के नेतृत्व में होने वाली बैठक वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर इशू का 32वां बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। सैनिकों की वापसी के बाद भारत चीन ने की पहली कूटनीतिक वार्ता। एलएसी पर शांति बनाए रखने पर हुए सहमत। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले 2 स्थानों से सैनिकों को वापस बुलाए जाने के बाद एक अहम वार्ता तंत्र के तहत गुरुवार को अपनी पहली कूटनीतिक बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा विवाद से मिले सबक पर विचार किया ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा मामले पर विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक की भी तैयारी की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने सैनिकों को पीछे हटाने के हालिया समझौते के कार्यान्वयन की सकारात्मक रूप से पुष्टि की, जिसने 2020 में उभरे मुद्दे का समाधान पूरा किया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह आएंगे जोधपुर। रेजिंग डे में लेंगे हिस्सा। पटेल की मूर्ति का करेंगे अनावरण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह शनिवार रात 9:30 बजे 2 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर आएंगे। वह शनिवार को रात्रि विश्राम बीएसएफ की गेस्ट हाउस पर करेंगे। 8 दिसंबर रविवार को बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर एसटीसी में रेजिंग डे परेड में भाग लेंगे। वो बीएसएफ से सीधे सर्किट हाउस आएंगे। अमित शाह जोधपुर के सर्किट हाउस के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही सर्किट हाउस में उनके स्वागत का कार्यक्रम भी होगा। कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को संभागीय आयुक्त, कलेक्टर सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि रूस में 9 दिसंबर को राजनाथ सौंपेंगे भारत को समुद्र का नया प्रहरी तुशील। जी हाँ दोस्तों, रूसी शिपयार्ड में भारतीय टीम की निगरानी में हुआ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 दिसंबर को रूस के कालिनिनग्राद में भारत को समुद्र का नया प्रहरी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तुशील सौंपेंगे। कमीशनिंग के बाद INS तुशील भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े कमान के तहत स्वॉर्ड आर्म का हिस्सा होगा और दुनिया में सबसे अधिक तकनीकी रूप से उन्नत फ्रिगेट में शुमार हो जाएगा। यह न केवल भारतीय नौसेना की बढ़ती समुद्री क्षमताओं का प्रतीक है, बल्कि भारत रूस साझेदारी का प्रमाण भी है। नौसेना के मुताबिक INS तुशील परियोजना के लिए मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के तत्वावधान में अक्टूबर 2016 में JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट भारतीय नौसेना और भारत सरकार के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना के 6 जहाज पहले से ही भारतीय नौसेना की सेवा में हैं और इनमें से तलवार श्रेणी के 3 जहाज का निर्माण सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्टिस्की शिपयार्ड में हुआ है, जबकि 3 अनुवर्ती ट्रैक श्रेणी के जहाज कालिनिनग्राद के यांतर शिपयार्ड में निर्मित हैं।